घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन सब से तंग आकर एक दिन सुभाष बाबू इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। एक दिन अपने बेटे और बहू के झगड़े से परेशान होकर सुभाष बाबू ने अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। इतना कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पत्नी की तस्वीर अपने बैग में रखी। उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहा करते थे और बताया कि वह भी वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त मोहन दंग रह गया। उसके पास कुछ पूछने को शब्द ही नहीं बचे थे। सुभाष बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा और उनकी बहू एक साथ बैठकर चाय और स्नैक्स के आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान सुभाष बाबू वृद्ध आश्रम पहुँच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ बात करते थे, रोज सुबह व्यायाम भी करते थे। धीरे धीरे सुभाष बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज की कलेश से सुभाष बाबू का दिल छलनी हो गया था। वह हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन सुभाष बाबू वृद्ध आश्रम में टहल रहे थे, तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस गाड़ी को देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग आया है। एक नव युवक किसी बुजुर्ग महिला को आश्रम के बाहर छोड़कर चला गया। कुछ देर तक वह महिला वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछकर वृद्ध आश्रम में आ गई। उसने सुभाष बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी सुभाष बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर एक माँ की ममता तार तार हो गई। वह महिला पल्लू करके रहती थी, मगर एक दिन बागवानी करते वक्त उसका साड़ी का पल्लू हवा के झोंके से हट गया और उसका चेहरा नजर आया और सुभाष बाबू ने उन्हें पहचान लिया और मन ही मन में कहा कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। इनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपनी बेटी और बहू के साथ बहुत खुश हैं, फिर आज ऐसा क्या हो गया। सुभाष बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों न हो, आखिर उनके बेटी बहू ने उनके साथ जो किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही है। वह सुबह से अपने कमरे में बैठे रोई जा रही है। आखिर सुनीता देवी के साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद सुभाष बाबू विभाग में सुनीता जी के पास गए और सुभाष बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर सुनीता जी परेशान हो गयी। तभी सुभाष बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची। सुनीता जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर सुभाष बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह घर से बाहर फेंक दिया जाता है। वह पेड़ के किनारे से टकराए और गिरते गिरते एक टहनी को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा एक वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी, अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। सुभाष बाबू कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया है। उन्हें याद आया कि जब एक बार वह बाथरूम में फिसल गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी, तब उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा चिल्ला कर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप क्यों इतनी हड़बड़ी में रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते, पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उस बेटे से इतना भी ना हो पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब सुभाष बाबू का चश्मा टूट गया तो वो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक कर देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। इतना बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी, बस चारपाई पे बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बच्चों की तरह हर
हरकतें हो गई हैं। जाने ऐसा कितना बार हुआ था कि जब सुभाष बाबू ने अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। सुभाष बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र मोहन जी आते हुए दिखाई देते हैं। मोहन जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर सुभाष बाबू बोले, क्या बात है मोहन, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। मोहन जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आ रहा है, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुभाष जी उनसे नाराज होकर उनकी बातों को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या सुनीता जी के साथ ही नहीं है। यहाँ रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है। यहाँ रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी जरूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू और अपने पोते को याद करके आंखों में आंसू लिए फिरते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के लिए हुए गुस्सा भी है। सुभाष जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे तो उस पर अपने हालत बयां करते करते उनकी आंखों से आंसू झलक आई। तभी उन्हें एक कर्मचारी ने आवाज लगाई, सुभाष बाबू। और सुभाष बाबू ने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए। सुभाष जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर सुभाष जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता चिंटू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झटके से उन्हें पकड़ लिया। सुभाष बाबू की आंखों में आंसू झलक पड़े। अब तक वह मन मारकर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक से दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते ही गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। बेटे ने कहा, आज चिंटू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी आएं। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी सुभाष बाबू ने बोला, देखो मैं तो अब घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है, सभी आस पास पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। सुभाष बाबू ने बोला, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए नहीं बुलाने आए हो, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बुलाने आए हो। इससे पहले फोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर आप वृद्धाश्रम क्यों चले गए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहकर सुभाष बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने भावुक होने का नाटक किया और दोनों रोती सूरत लेकर सुभाष बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी हमें माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है। क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा। इतना बात सुनकर सुभाष बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी चिंटू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते का बात सुनकर सुभाष बाबू खुद को रोक नहीं पाए, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो घर जाने को तैयार हो गए। फिर सुभाष बाबू बोले कि मेरा एक शर्त है, मैं घर पर चला जाऊंगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा और बहू इस बात के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने घर जाकर हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया, परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा और बहू को जो सरप्राइज देने वाला हूँ उसकी तो वे लोग कभी कल्पना ही नहीं किए होंगे। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय सुभाष बाबू घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तब अपनी पत्नी कुसुम की यादों में खो गए। अपनी पत्नी को याद करते करते सुभाष बाबू सोचने लगे कि एक कुसुम थी जो मुझे एक गिलास पानी के लिए भी खुद से उठने नहीं देती थी और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटे काम भी मुझ पर ढाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम मुझसे ही करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी कोई हर्ज नहीं था, परंतु सब कुछ करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में खोए हुए उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू पूनम बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध
आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए उनके मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही सही होगा। सुभाष बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे। मगर इधर सुभाष बाबू का भी प्लान तैयार था। सुभाष बाबू गाड़ी में बैठ जाते हैं, एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मन पसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती है। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने गाड़ी रुकी तो बेटे बहू उतरकर बाहर खड़े हो गए, सुभाष बाबू को छोड़कर जाने लगे। सुभाष बाबू आश्रम के अंदर जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। वे दोनों अपने कार में बैठने ही लगे थे, तभी सुभाष बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। सुभाष बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनके बेटे बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंचकर सुभाष बाबू वही काम करने वाले एक व्यक्ति से सुनीता जी को बुलाने को कहा। सुनीता जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही सुभाष बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू पूनम को तो देखकर झटका लग जाता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर सुनीता जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का सुनीता जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर पूनम बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भी भाभी जी के साथ बहुत अच्छे से रह रही होंगी। कल ही मेरी भाभी से बात हुई, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार मेरी बात करवा तो दो। भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुनीता जी भी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही थी, वो तो मुझे 1 महीना पहले ही छोड़कर चली गई और मैं तुमसे कैसे बात करती। जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हें और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं है। मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूतों के बारे में क्या बताती। इतना कहते हुए सुनीता जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादे ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर पूनम का सर शर्म से झुक गया। पूनम ने बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। दोनों बहू बेटों ने सुभाष से भी माफी मांगी और साथ में घर चलने को कहा, मगर दोनों में से कोई घर चलने को राजी नहीं हुआ। सुभाष जी और सुनीता जी दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। पूनम और उनका बेटा दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर लौटने के बाद दोनों के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।